नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने उस पड़ोसी देश की, जहां की राजनीति में जो उथल-पुथल हो रही है, उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा और भारत की कूटनीति पे भी पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। पिछले कुछ दिनों से ढाका की सड़कें विरोध प्रदर्शन, बम धमाके और आगजनी की खबरों से भर चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो बांग्लादेश एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के गहरे दलदल में धंसता जा रहा है। अब आपको लगेगा कि राजनीतिक अस्थिरता तो अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में थी, शेख हसीना की वजह से। तो फिर ये नया हंगामा किस वजह से हो रहा है? दरअसल इस नए हंगामे के पीछे की वजह भी शेख हसीना ही है। समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए, बांग्लादेश की जो एक ट्रिब्यूनल है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स, इसमें शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक, इन सब के ऊपर ट्रायल चल रहा है और आईसीटी ने ये घोषणा की है कि 17 नवंबर को इस पे फैसला भी सुनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि आरोप क्या है? तो आरोप ये है कि जुलाई 2024 में जो छात्र के नेतृत्व में एक बड़ा बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था, उस दौरान सुरक्षा बलों ने निहत्थे नागरिकों पर बहुत ज़्यादा घातक कार्रवाई की और अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन ने शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के 5 गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें वाइड स्प्रेड और सिस्टमैटिक अटैक की बात की गई है। और अगर हम पीछे जाए ना, तो ये मामला वाकई में गंभीर था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग इस हिंसा में 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इस पे यूएन ने भी बाकायदा चिंता जताई थी। और अब बांग्लादेश में इसको लेके जो अनरेस्ट है, उसका मेन रीज़न ये है कि ये ट्रायल शुरू से ही एक राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप झेल रहा है। आवामी लीग, जो अब चुनाव में हिस्सा लेने से भी बैन हो चुकी है, वो इस ट्रायल को शो ट्रायल और कंगारू कोर्ट करार दे रही है। शेख हसीना के समर्थकों ने देशव्यापी ढाका लॉकडाउन और हड़ताल का आह्वान किया है। वो इस ट्रायल को गैर चुनी हुई यूनुस सरकार का न्यायपालिका का एक तरीके से वेपनाइजेशन के रूप में देख रहे हैं। और इस विरोध के बीच में देश भर में आगजनी, वाहन जलाना और क्रूड बम विस्फोट की घटनाएं सामने आ रही हैं। और ये स्थिति कहीं ना कहीं बता रही है कि देश का जो राजनीतिक संघर्ष है, वो अब पूरी तरीके से सड़क के हिंसा में बदल चुका है, जिससे आम जनजीवन बांग्लादेश में अस्त व्यस्त हो चुका है। और इस हिंसा की जड़ें अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन और उसके बाद बनी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जो कमजोर नींव है, उसमें कहीं ना कहीं छिपी है। क्योंकि जब शेख हसीना को भागना पड़ा, तो लोगों में लोकतंत्र और न्याय की एक नई उम्मीद जगी। इसलिए नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को एक गैर पक्षपाती नेता के रूप में देखा गया, जो चुनाव करवाकर देश को संवैधानिक शासन की ओर ले जाएंगे। लेकिन अब जनता को लग रहा है कि हकीकत तो इससे अलग है। यूनुस सरकार ने जून 2026 तक चुनाव कराने का वादा किया है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है और अभी तक यूनुस साहब ने चुनाव का कोई रोड मैप स्पष्ट नहीं किया है। तो अचानक से एक दिन में, एक महीने में तो आप चुनाव करा नहीं लोगे। चुनावी प्रक्रिया में जो ये देरी हो रही है, उनकी वैधता पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा रही है, क्योंकि आप बिना चुने हुए बांग्लादेश की सत्ता चला रहे हो, बांग्लादेश के लोगों पे रूल कर रहे हो। तो ये अगर लंबा चलता है, तो ये भी कहीं न कहीं एक डिक्टेटरशिप है। और आयरनी ये है कि जिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और जबरन गायब करने के आरोपों के कारण हसीना की सरकार गिरी, दुखद रूप से यूनुस सरकार के तहत भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। मानवाधिकार समूहों की रिपोर्ट्स बता रही है कि इस यूनुस की अंतरिम सरकार में पिछले 14 महीने में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, उनकी संख्या काफ़ी चिंताजनक है और इससे छात्र एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी में काफ़ी निराशा है। अंतरिम सरकार और जो वहाँ की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके बीच में एक गहरा अविश्वास भी है, क्योंकि एक गैर चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की पूरी शक्ति नहीं होती और वो अगर निर्णय लेता है, तो जनता उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती। तो कहीं न कहीं इससे जो यूनुस का प्रशासन है, वो अपंग भी महसूस कर रहा है और कमज़ोर भी हो रहा है। और इसी कमज़ोरी को छिपाने के लिए यूनुस सरकार आंतरिक समस्याओं से नहीं निपट रही है, बल्कि एक बाहरी दुश्मन तलाश कर रही है, जिसको ये ईज़िली टारगेट कर सकें। और यूनुस को पाकिस्तान की तरह लगता है कि वो ईज़ी टारगेट इंडिया है और इसीलिए एक बार फिर से अपनी आंतरिक चुनौतियों से ध्यान भटकाने के लिए यूनुस ने एक खतरनाक डिप्लोमेटिक कार्ड खेला है और इस बार टारगेट किया है भारतीय मीडिया को। हालांकि भारतीय मीडिया इतनी कोई दूध की धुली नहीं है, पर जिस तरीके से यूनुस टारगेट कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। यूनुस ने सार्वजनिक मंच पर इंडियन मीडिया पर हॉस्टाइल प्रोपोगेंडा फैलाने और फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप लगाया है। यूनुस सरकार ने भारत पे आरोप लगाया है कि वो निर्वासित हसीना, जो इस समय भारत में है, उनको इंटरव्यू देने और अपनी बात को एम्पलीफाई करके रखने की अनुमति देता है, जो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। उनका तर्क ये है कि भारत का ये कदम डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन है। और इसके साथ साथ यूनुस ने उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स को एक सिरे से नकार दिया, जिसमें हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमले, लूटपाट और मंदिरों का जो तोड़फोड़ है, उसका ब्यौरा है। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को भारत की खासियत बताया और कहा कि ये केवल जमीन विवाद जैसे सामान्य संघर्ष हैं, जिन्हें सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया को दुश्मन के रूप में पेश करके यूनुस सरकार बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को हवा देने की कोशिश कर रही है और ये एक तरीके से क्लासिक रणनीति है, जो जनरली पाकिस्तान भी यूज करता है।
इसका इस्तेमाल ध्यान भटकाने और कमजोर सरकार के खिलाफ जो आलोचना की आवाज उठ रही है उसको दबाने के लिए किया जाता है। और जाहिर सी बात है, ये जब इंटरनेशनल मीडिया को, बाहरी मीडिया को दबा रहे हैं तो अपने देश की मीडिया के साथ भी इन्होंने यही हालत की होगी। और ये सच भी है, इंडियन मीडिया पे हमला करने से पहले यूनुस सरकार ने अपनी जो डोमेस्टिक मीडिया है उस पर काफी हद तक नकेल कस ली है। कई पत्रकारों के एक्रीडेशन को रद्द कर दिया गया, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और जितनी भी क्रिटिकल आवाजें थी, जितनी भी आलोचनात्मक आवाजें हैं, उनको चुप कराने की कोशिश पूरे हद तक यूनुस सरकार कर रही है। इंडियन मीडिया पे हमला दरअसल मीडिया की आज़ादी पर एक बड़ा हमला है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो भी ये अपने देश में कर रहे हैं वो बाहर के लोगों तक ना पहुंचे। और यूनुस को तो खास तौर पे इससे डर है, क्योंकि इससे दो चीजें होंगी। एक तो हसीना के लिए लोगों के मन में वापस से सिंपैथी आ सकती है, दूसरा यूनुस को भी उखाड़ के फेंका जा सकता है, क्योंकि वो खुद चुन के नहीं आए हैं, इसका भी उनपे ठीक ठाक दबाव है। और इसीलिए क्योंकि ये भारत के कॉस्ट पर अपने यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने फेल्योर को छिपाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये केवल बांग्लादेश का इंटरनल मैटर नहीं है, ये ज़बरदस्ती उसमें इंडिया को भी घसीट रहे हैं। तो फिर कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आ रहा है। अगर आप देखो तो शेख हसीना के समय में भारत के साथ बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश का झुकाव तेजी से चाइना और पाकिस्तान की ओर हो चुका है। चीन बांग्लादेश के जो भी बुनियादी ढांचे हैं, सैन्य उपकरण हैं, उनमें भारी निवेश करके बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक पैठ को बहुत अच्छे से जमा रहा है। पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों की बांग्लादेश बंदरगाहों पर बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय है। और बांग्लादेश का इतना तेजी से डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेना भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एक बड़ा झटका है, और ये बंगाल की खाड़ी में चीन के प्रभुत्व को भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो उसका सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पे, यानी जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उन पे पड़ता है। क्योंकि अगर बांग्लादेश में राजनीतिक अराजकता होती है तो उस टाइम पे घुसपैठ भी होने के चांसेस बहुत होंगे, क्योंकि बॉर्डर काफ़ी हद तक पोरस है। तो भारत में घुसपैठ ना हो बहुत भारी मात्रा में, हमारा पूर्वोत्तर स्टेबल रहे, इसके लिए हमें कहीं न कहीं ये इंश्योर करना होगा कि बांग्लादेश भी स्टेबल रहे। हालाँकि बांग्लादेश की राजनीति हमेशा से प्रतिशोध और सत्ता संघर्ष के चक्र में फँसी रही है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से स्टेबल ही था, आज ये प्रॉब्लम हुई है। इससे पहले हसीना और खालिदा जिया के बीच में जो पुरानी अदावत है, वो किसी से छिपी नहीं है। और जिस आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को हसीना सरकार ने 1971 के युद्ध अपराधियों को सजा देने के लिए बनाया था, उसका इस्तेमाल किया था, अब उसी ट्रिब्यूनल को शेख हसीना को सजा देने के लिए, उनको पनिश करने के लिए यूज किया जा रहा है। और उसी ट्रिब्यूनल पे सत्ताधारी हथियार यानी यूनुस का हथियार बनने का आरोप भी लग रहा है। हसीना पर चल रहा ट्रायल भी इसी राजनीतिक प्रतिशोध की एक कड़ी है, लेकिन इस बार इसे गैर चुनी हुई सरकार द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जिससे इसकी नैतिक वैधता पर सवाल उठ रहा है। जब तक बांग्लादेश की राजनीतिक शक्तियां प्रतिशोध की राजनीति को छोड़ के लोकतांत्रिक चुनाव और संस्थागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं, तब तक ये अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। और अगर हम बड़ी पिक्चर देखें ना, तो बांग्लादेश इस वक्त एक दोहरी खाई के बीच में खड़ा है। एक तरफ शेख हसीना के समर्थकों का सत्ता में वापसी का दबाव है, और दूसरी तरफ डॉक्टर यूनुस की अंतरिम सरकार का चुनाव कराने की विफलता का बोझ है। और इससे निकलने का एकमात्र तरीका भारतीय मीडिया को या किसी भी मीडिया को ब्लेम करना, उसको बैन करना नहीं है। इससे तभी निकला जा सकता है जब यूनुस सरकार जल्द से जल्द एक क्लियर और अच्छा सा चुनावी रोड मैप बनाए, जल्द से जल्द चुनाव कराए। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल केवल न्याय के लिए होना चाहिए, ना कि राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए। इंडियन मीडिया पे आप आरोप लगाओ तो इससे अस्थायी तौर से आप कुछ समय के लिए ध्यान भटका सकते हो, ये कुछ समय के लिए आपकी रणनीति हो सकती है, लेकिन ये बांग्लादेश की वास्तविक आंतरिक समस्याओं का हल नहीं है, जैसे मानवाधिकार का उल्लंघन, आर्थिक संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत काफ़ी हद तक इस पूरे घटनाक्रम में एक रिस्ट्रेन, एक संयम बनाए हुआ है, ताकि हमारा डिप्लोमेटिक बैलेंस ना बिगड़े। कल को यूनुस की जगह पे अगर एक ऐसा इंसान पावर में आता है जो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना या प्रो पाकिस्तान नहीं है, तो हमें इतना ज़्यादा अपना ट्रैक नहीं बिगाड़ना है कि संबंध वापस से नॉर्मल करने में प्रॉब्लम हो। और दोस्तों, बांग्लादेश का वर्तमान संकट ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जनादेश कितना ज़्यादा जरूरी है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि एक गैर चुनी हुई सरकार या चोरी से चुनी हुई सरकार कितनी भी नेक नियत से काम करे, वो जल्द ही वैधता के संकट का शिकार हो जाती है। अब यूनुस साहब को ही ले लो, इनको लोकतांत्रिक मूल्यों और गरीबों के लिए काम करने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इनको नोबेल प्राइज तक मिला है, लेकिन ऐसा लगता है सत्ता की पावर में ये भी फंस चुके हैं। अब सवाल ये है, और सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कि क्या वाकई में बांग्लादेश इस तरीके के पावर टसल से बाहर निकल पाएगा, जहां पे राजनीतिक प्रतिशोध को न्याय से ऊपर रखा जा रहा है, और वापस से बांग्लादेश में लोकतंत्र स्टैब्लिश हो पाएगा, या आपको लगता है कि ये सिलसिला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।